हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इस चैप्टर में हम पहला क्लास में बेसिक्स के बारे में पढ़े कि स्टार्टिंग में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से था, ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट किए हमारे तीनों सेक्टर को, और बाकी बेसिक चीजों के बारे में पढ़े। उसके बाद हम शुरू किए थे एग्रीकल्चर के बारे में। हम इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर्स था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट था, इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड था, एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा डोमिनेंस ज्यादा था, इस तरीके का जो 7-8 पॉइंट था वो पढ़े थे पिछले क्लास में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऐसा क्या हुआ था, एग्रीकल्चर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था, और स्पेसिफिकली एक ही सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर का तो ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं, हमें 3 टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। एक है एग्रीकल्चर के बारे में, दूसरा है इंडस्ट्रीज के बारे में, और तीसरा है हमारा फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो जो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर, पहले समझ लेते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर का क्या हालत था, ब्रिटिशर्स हमारा क्या हालत किए थे एग्रीकल्चर का, किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और बाकी सभी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। हम वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था वो हम आज पढ़ेंगे। आज हम 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में, जहां पर तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था और हमारा एग्रीकल्चर किस लेवल का था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है बात? चलो फटाफट से शुरू करते हैं। हम पूरा सीरीज में कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। सीरियली स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है क्लास 12 का, इसको फॉलो करते रहो। देखना 100% बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, बीएसटी, अकाउंट सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से उसे डाउनलोड कर लेना, और नीचे बहुत सारे ग्रुप्स का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आ जाओ फटाफट। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जाहिर सा बात है कि जब ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइटेशन किए थे, हमारे ऊपर हमें इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किए थे, तो ऑब्वियसली हमारा कंडीशन कुछ अच्छा तो होगा नहीं, कंडीशन तो बुरा ही था, ये तो ओवरऑल तुम समझ ही सकते हो। लेकिन अब ये जो बुरा कंडीशन है वो कितना बुरा था वो आज समझेंगे। सबसे पहला बात करते हैं लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब दो अलग अलग चीज होता है, प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्टिविटी अलग होता है। जैसे एग्जांपल दूं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, आओ समझते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को। ये मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है या 1 हेक्टर है मान लो, ठीक है। इस 1 हेक्टर जमीन में मैं जितना प्रोड्यूस करूंगा, मान लो मैं इस हेक्टर केजी में 1000 केजी प्रोड्यूस करता हूं, तो दिस इज माय प्रोडक्टिविटी। 1 हेक्टर जमीन में मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मेरा प्रोडक्टिविटी है। ये शो करता है मेरा एफिशिएंसी को कि मैं कितने अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर रहा हूं। जितना ज्यादा 1 हेक्टर जमीन में मैं प्रोड्यूस करूंगा, मेरा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। और प्रोडक्शन की बात करें, मान लो मेरे पास बहुत सारे हेक्टर्स जमीन है, 3 हेक्टर जमीन है, 1 हेक्टर में 1000 केजी कर रहा हूं, तो 3 हेक्टर में कितना करूंगा, 3000 केजी। दिस इज माय प्रोडक्शन, दिस इज माय प्रोडक्शन, और ये 1000 केजी जो है ये मेरा प्रोडक्टिविटी है। 1 हेक्टर में मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड में मैं कितना हेक्टर कर रहा हूं, तो टोटल आ जाएगा मेरा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम था, इसका मतलब हमारे पास जमीन भी कम था, ये भी बहुत कम था, और हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम था। तो दोनों कम कम आपस में मल्टीप्लाई होता था, तो हमारा प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या आता था, कम आता था। बात समझ में आया? प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों कम था। अब ब्रिटिशर्स जाने के बाद हम हमारे प्रोडक्शन को भी बढ़ा लिए,
हमारे प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा लिए। एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा, और दूसरा ये जो जमीन है, ये जमीन भी हमारा इंक्रीज हो गया था। सर क्या इंडिया बड़ा हो गया था? नहीं, एरिया अंडर कल्टीवेशन, पहले बहुत सारे एरिया में खेती हो ही नहीं पाता था बिकॉज वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था। अब ब्रिटिशर्स जाने के बाद हम परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर काम करना शुरू किए, और बहुत सारा एरिया जहां पर पहले इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था, वहां तक हम पानी पहुंचाए, और वहां जाकर हमारा ये एरिया अंडर कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो गया। तो दोनों के इंक्रीमेंट होने के कारण हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो गया। बिकॉज दोनों इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुआ। आओ न्यूमेरिकल टर्म्स में समझते हैं किस तरीके से ये काम हुआ था। देखना, सबसे पहला पॉइंट हमारा लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन रेफर्स टू टोटल आउटपुट, while productivity refers to आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। एक हेक्टर जमीन में कितना प्रोडक्शन हुआ उसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, और टोटल हम कितना प्रोड्यूस किए उसे हम हमारा प्रोडक्शन बोलते हैं। बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो। उस टाइम पर हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत ज्यादा कम था। क्यों कम था? बिकॉज एक तो एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं था, बिकॉज पानी का फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं था, हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। उस टाइम पर कैनाल नहीं थे, उस टाइम पर डैम्स नहीं थे, उस टाइम पर कुछ नहीं था। तो उस टाइम पर हम जो डिपेंडेंट थे वो हमेशा से रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, और रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होने का बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक तो रेनफॉल हर साल एक इवन ऑर्डर में नहीं होता, जैसे तैसे होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इससे फार्मर हमेशा अनसर्टेन रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम है रेनफॉल का कि साल में एक ही बार होता है, रेनी सीजन एक बार आता है, और हमारा क्रॉपिंग एक ही बार हो पाता था, बाकी टाइम सूखा पड़ा होता था तो क्रॉपिंग नहीं हो पाता था। तो जब परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आया तब हम साल में 2 बार क्रॉपिंग करना शुरू कर दिए, डुअल क्रॉपिंग करना शुरू किए, जिससे हमारा कल्टीवेशन वहीं पर डबल हो गया। मतलब जमीन ना इंक्रीज करें तब भी एक ही जमीन में साल में 2 बार कर रहे हैं, बिकॉज अब हमारे पास पानी अवेलेबल है। पहले ये अवेलेबल नहीं था, पहले हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो साल में एक ही बार हो पाता था और बाकी टाइम सूखा पड़ा होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारा सॉल्व होना शुरू हुआ, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो गया था। तो पहले प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम था। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मीन्स विद द फार्मर। फार्मर के बाद परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, एंड लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टीलर्स ऑफ द सॉइल। और फार्मर को ना कल्टीवेशन करने का मन भी नहीं करता था। तुम सोच कर देखो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में जितना भी सरप्लस बचे, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम दिन रात पसीना बहा रहे हो, और जितना भी सरप्लस बचे सब कुछ अगर ब्रिटिशर्स ले जाएंगे तो क्या तुम मेहनत करना चाहोगे? नहीं। ऑब्वियस सा बात है, यही होता था फार्मर के पास। फार्मर को भी इंसेंटिव नहीं मिलता था काम करने के लिए, इस वजह से वो भी काम करना नहीं चाहता था। तो क्या स्टेटस था? आओ डेटा से देखते हैं। 1947 में हमारा प्रोडक्टिविटी अगर वीट का बात करें तो 660 केजीज था, और वही अभी 2021-22 मतलब रीसेंट डेटा के बारे में बात करें तो ये इंक्रीज होकर 3507 मतलब अप्रॉक्स अगर बात करें तो 5 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अप्रॉक्स 5 टाइम्स का इंक्रीमेंट, वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी में। और राइस का बात करें तो 665 केजी पर हेक्टर था और आज 2809 पर हेक्टर हो गया है। इसका मतलब ये अप्रॉक्स 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया। वीट में 5 टाइम्स और राइस में 4 टाइम्स प्रोडक्टिविटी बढ़ गया हमारा। मतलब उतना ही जमीन में उतना ही मेहनत कर रहे हैं अब, लेकिन 4 टाइम्स और 5 टाइम्स हमारा कल्टीवेशन हो रहा है। वहीं पर प्रोडक्शन की बात करें तो 1947 में जो वीट का प्रोडक्शन है वो 64 लाख टन का होता था। दिस फिगर इज इन लाख टन्स। इतना लाख टन 64 लाख टन का होता था, और अब ये इंक्रीमेंट होकर 1068 लाख टन, मतलब अप्रॉक्स 15 टाइम्स, 15 भी नहीं 16 17 टाइम्स हो जाएगा ये, 17 टाइम्स अप्रॉक्स। और वहीं पर राइस का बात करें तो 220 से 1303 मतलब अप्रॉक्स 6 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ वीट और राइस दोनों में। वीट और राइस, बात समझ रहे हो?
किस लेवल का इंक्रीमेंट आया है, मतलब प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट आया है, प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट आया है, बिकॉज अब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा पहले के मुकाबले बेटर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है। टेबल 1 shows the production of wheat was nearly 5.3 times lower in 1947 compared to its 2021-22 and productivity was 4.2 times lower। कितने का इंक्रीमेंट हुआ राइस में और व्हीट में? व्हीट का प्रोडक्टिविटी, राइस का प्रोडक्टिविटी। ये ना पढ़ो तो भी चलेगा, बिकॉज हम टेबल से ऑलरेडी कंपैरिजन दोनों का देख चुके हैं। ठीक है, देखना, प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो डिस्पाइट द फैक्ट दैट एरिया अंडर कल्टीवेशन टेंडेड टू एक्सपैंड ओइंग टू प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। लाइकवाइज लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ व्हीट was nearly 16.7 times lower and that of rice was 5.9 times lower। मतलब प्रोडक्शन की बात करें तो 16.7 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ और ये 5.9 टाइम्स का इंक्रीमेंट हमारा हुआ था। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी तो समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं है, प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम था। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक सबसे बड़ा बात यह था कि जो लैंड सेटलमेंट का स्कीम था, कब? ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला बात था। वहीं आकर एग्रीकल्चर का सारा प्रॉब्लम वहीं आकर रुक जाता था, वहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, और वो है हमारा पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब जमींदारी सिस्टम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमॉन्ग गवर्नमेंट, ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। मैं तुम्हें यहां पर एक डायग्राम बनाकर तीनों समझा देता हूं। ये है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, इसे किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि ये कौन सा गवर्नमेंट है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिशर्स का जो गवर्नमेंट है वो ये है, और ये हमारे इंडिया के लोगों के साथ नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के साथ था। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट है। ये बेचारा हमारा फार्मर है, दुखी 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 बेचारा हमारा फार्मर है। और फार्मर मतलब ये कौन है? टीलर ऑफ द सॉइल। एक्चुअल टीलर ऑफ द सॉइल कौन है? फार्मर। और ये है हमारे हंसी खुशी खेलते हुए। चलो, ये तो डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। ये हंसी खुशी खेलते हुए हमारे कौन है? ये ओनर ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल का मतलब जमींदार। अब ये तीनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। ये जो है, ये सबसे बड़े बेकारी इंसान थे, जमींदार। ये क्या करते थे तुम्हें पता है? गवर्नमेंट से सारा जमीन ले लिए और इनको एक फिक्स अमाउंट पे कर देते थे। फिक्स अमाउंट जो कि बहुत नॉमिनल सा प्राइस होता था जमीन का। जो जमीन के ऊपर कल्टीवेशन होने वाला है उसके मालिक थे ये लोग, और ये लोग गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट, वो भी बहुत ही छोटा नॉमिनल अमाउंट पे करते थे। अब ये लोग मालिक बन गए हैं जमीन के, फार्मर के पास, बेचारा के पास तो जमीन है नहीं, तो ये क्या करते थे? फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे। क्या एक्सप्लॉइट करते थे? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, जितना ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू पॉसिबल है उतना ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू फार्मर से लेने का कोशिश करते थे। अब इनके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था और इनका खर्चा था बहुत कम, बीच में बहुत सारा पैसा बच जाता था। अब अगर चलो मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मुझे रेवेन्यू बहुत हो रहा है, खर्चा कम है, बहुत सारा सरप्लस बच रहा है, तो मैं धीरे धीरे क्या चाहूंगा? मेरे बिजनेस का डेवलपमेंट हो, लोगों का भलाई हो, बिजनेस और अच्छे से चल पाए। लेकिन नहीं, उनको इन सभी चीजों से मतलब नहीं था। ये लोग क्या करते थे? जो सरप्लस बचता था इसको अपना लैविश लाइफस्टाइल में यूज करते थे। क्रिकेट खेलते थे, बड़े बड़े रईसों वाला शौक पाल रखे थे, बड़े बड़े गाड़ी में घूमना,
और बड़े बड़े शौक पाल के रखे थे, वो सारा शौक ये लोग अपना पूरा करते थे इस पैसे से। अगर ये लोग एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किए होते, अगर ये लोग परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन लाए होते, अगर ये लोग मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन मतलब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर मशीन अगर फार्मर को प्रोवाइड किए होते, अगर ये लोग अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छा केमिकल्स वगैरह फार्मर को प्रोवाइड किए होते, तो आज हमारे फार्मर बहुत अच्छा डेवलप कर लेते और ये लोग भी अच्छा खासा पैसा कमाते, दोनों कमाते पैसा। लेकिन नहीं, ये लोग क्या करते थे, अपना सारा पैसा को लग्जरी ऑफ लाइफ मतलब रईसों वाले जो बड़े बड़े शौक होते हैं ना ब्रिटिशर्स वाले, वो ये लोग पाल कर रखे थे और वो सारे शौक को ये लोग पूरा करते थे, जिससे हमारा बेचारा फार्मर मेहनत करता, पैसा कौन ले जाता, जमींदार ले जाता, जमींदार गवर्नमेंट को एक फिक्स रेवेन्यू पे कर देता, बीच में बहुत सारा सरप्लस पैसा को वो अपना लग्जरी ऑफ लाइफ में यूज करता था। बेसिकली ये जो फार्मर थे वो लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, उनके हक में बोलने वाला कोई इंसान नहीं था। और ये जो जमींदार हैं वो लोग क्या चाहते थे पता है, वो लोग ये चाहते थे कि फार्मर कभी भी डेवलप ना करे, कभी डेवलप ना करे। बिकॉज सोच कर देखो, अगर फार्मर बुद्धिमान बन जाएगा, फार्मर के पास पैसा बचेगा, वो डेवलप कर लेगा, तो क्या वो आगे जाकर कल्टीवेशन करेगा, फार्मिंग करेगा, वो कोई और अच्छा बिजनेस करेगा, वो ऑल्टरनेटिव मींस निकाल लेगा पैसे कमाने का और वो फार्मिंग करना बंद कर देगा। तो इनका जमीन कौन लेगा, कोई लेगा जमीन, नहीं लेगा। तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे ये लोग, सोचे इससे अच्छा वो लोग फार्मर का कभी भी डेवलपमेंट नहीं चाहे। प्लस फार्मर को बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दे देते थे, जैसे कि थोड़ा मोड़ा खाना पीना, ताकि वो सुसाइड ना कर ले। अगर वो सुसाइड कर लेगा तो फिर जमीन कौन लेगा फार्मिंग करने के लिए। तो उनको दोनों तरफ से बचा कर रखना है, ना फार्मर सुसाइड कर ले और ना फार्मर डेवलप हो। हमेशा फार्मर गरीब रहे और वो उसी तरीके से कल्टीवेशन करता रहे, इनका पैसा कमाई होता रहे और बाकी सब कुछ ऐसे जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे। इनका मोटिव ही ये था, इनका मोटिव ये था कि ये लोग फार्मर को इसी तरीके से लाइफ टाइम एक्सप्लॉइट करते रहे और फार्मर कभी अपने आप को डेवलप ना कर पाए। आओ पढ़ते हैं जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, देखना। The British government in India introduced a unique system of land revenue. It set up a triangular relationship among the government, the owner of the soil, and tiller of the soil. This was popularly known as Zamindari system of land settlement and was particularly implemented in the Bengal Presidency comprising parts of India, present day eastern states. तो उस टाइम पर ये इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। The distinct feature of this system were as under. The zamindars were recognized as permanent owners of the soil. वो लोग permanent owner of the soil थे, कौन, जमींदार्स। Which implied that the profit generated from the cultivation were to accrue to zamindar instead of the cultivators. The zamindars were to pay fixed sum to the government as land revenue. वो लोग fixed sum pay करते थे गवर्नमेंट को as land revenue, जो कि मैं तुम्हें पूरा समझा चुका हूं। ये जो सारे पॉइंट्स है ये मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं, मैं बस अभी रीड करके दिखा रहा हूं कि नोट्स में भी वही चीजें हैं। The जमींदार्स were free to extract as much as from the tillers of the soil. वो टीलर से चाहे जितना उतना एक्सप्लॉइट करते थे as they could. In fact, the only interest of the जमींदार was to maximize revenue collection. वो लोग चाहते थे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन हो। Ignoring the plight of the tillers, the जमींदार did nothing to improve the condition of agriculture. वो लोग एग्रीकल्चर को कभी भी डेवलप होने नहीं दिए। अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता तो फार्मर भी डेवलप हो जाते और फार्मर भी अगर डेवलप हो गए तो उस केस में फ्यूचर में जाकर उन लोगों को खुद को प्रॉब्लम होता। ठीक है, द इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज अलार्मिंग फॉर द फार्मर and the farming. Most importantly, it leads to unlimited exploitation. इसके वजह से फार्मर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार्स। दूसरा, रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली राइज्ड। वो लोग जानबूझकर बार बार जमीन का रेट्स को बढ़ा देते थे, जिससे फार्मर के पास कुछ सरप्लस नहीं बचता था और सारा का सारा पैसा जमींदार लोगों को चला जाता था। बाय द जमींदार्स विच लीड टू फ्रीक्वेंट एविक्शन ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल। टीलर्स वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर। जो फार्मर है उनको लैंडलेस लेबरर की तरह देखा जाता था, एक लेबर और वो भी लैंडलेस लेबर की तरह उन लोगों को देखा जाता था सोसाइटी में।
Farming, even though it was a principal source of livelihood, was driven to deep backwardness and long period stagnation. क्लियर है बात? तो एग्रीकल्चर का हम अभी तक 2 पॉइंट पढ़े, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो कि दोनों कम था, और 2021-22 में आकर दोनों इंक्रीज हो गया था। और सेकंड जो पढ़े हम लोग, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़े। ठीक है, आ जाओ हमारा तीसरा पॉइंट, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स्ड। फार्मर लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो लोग एग्रीकल्चर में कमर्शियल क्रॉप्स को लगाएं। अब देखो, दो प्रकार का क्रॉप होता है, एक होता है सब्सिस्टेंस क्रॉप और दूसरा होता है कमर्शियल क्रॉप। सब्सिस्टेंस क्रॉप का मतलब वो क्रॉप जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, हम खुद खाते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं और बाकी लोग कंज्यूम करते हैं। और कमर्शियल क्रॉप वो क्रॉप होता है जो मार्केट में जिसका हाई वैल्यू होता है, फैक्ट्रीज में जिसको लगता है, जैसे कि इंडिगो, इंडिगो मतलब कलर, जो कपड़े के फैक्ट्रीज हैं उनको कपड़ा को कलर करने के लिए इंडिगो लगता है, वो हम खुद कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हम किसी फैक्ट्री वाले को बेचेंगे, फैक्ट्री वाला हमें बहुत सारा पैसा देगा। तो जो ब्रिटिशर्स थे, वो तुम्हें मैं बताया था कि वो लोग क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वहां पर कपड़े का फैक्ट्री लगाए थे बहुत सारा। तो वहां पर जो बहुत सारा कपड़े का फैक्ट्री लगा था, उस कपड़े का फैक्ट्री में कलरिंग के लिए इंडिगो का रिक्वायरमेंट होगा। उस वजह से वो लोग फार्मर को फोर्स करते थे कि इंडिया के फार्मर को, क्योंकि इंडिगो कहां से लाएंगे, उनको तो आदत है ना रॉ मटेरियल इंडिया से लेने का, तो वो लोगों को दिखा कि कलर मिल नहीं रहा है, तो इंडिया के फार्मर को फोर्स करते थे कि तू सब्सिस्टेंस क्रॉप को बंद कर दे, मतलब राइस व्हीट ये सब का कल्टीवेशन बंद कर दे, और क्या कल्टीवेशन कर, इंडिगो कल्टीवेशन कर, और जितना इंडिगो कल्टीवेशन होगा वो हम ले जाएंगे हमारे ब्रिटेन में, कपड़े के फैक्ट्री में कलरिंग करेंगे और इंडिया में लाकर उसी कपड़े को तुम्ही को बेचेंगे महंगे दामों में। ये वो लोग करते थे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। एग्जाम्पल है कैश क्रॉप का इंडिगो, सिल्क, जूट, ये सारा सामान हम लोग मार्केट में बेचने के लिए बनाते हैं। फार्मर वर फोर्स्ड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप टू कोप विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री में हमारा इंडिगो का बहुत ज्यादा डिमांड था, इस वजह से ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे हमारे फार्मर को कि वो लोग इंडिगो का कल्टीवेशन करें। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फार्मर वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, उनको इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जाता था, as it was required by the textile industry in the Britain for dyeing and bleaching of the textile। अब कमर्शियल क्रॉप लगाने में क्या दिक्कत है, अच्छी बात है अगर वो लोग खरीदेंगे तो, नहीं अच्छी बात नहीं है। कमर्शियल क्रॉप रिस्की होता है, और क्रॉप रिस्की होने के कारण प्रॉब्लम ये है कि क्रॉप जितना ज्यादा रिस्की होगा उतना ज्यादा फार्मर के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, लॉस होगा तो ब्रिटिशर्स लॉस बियर करने कभी नहीं आएंगे, वो लोग साइड हट जाएंगे, फार्मर बेचारा मरेगा। और कमर्शियल क्रॉप जो होता है वो रिस्की इसलिए होता है बिकॉज वो जल्द ही खराब हो जाता है। अगर अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन अच्छा प्रोड्यूस नहीं हुआ, खराब हो गया तो पूरा पैसा गया। और रिस्की और महंगा भी होता है, उसका रॉ मटेरियल बहुत महंगा होता है। तो वो लोग जानबूझकर क्या करते थे, फार्मर को एडवांस पेमेंट दे देते थे ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद पाए। अब फार्मर बेचारा रॉ मटेरियल खरीद के कल्टीवेशन तो कर दिया, चलो अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, वो सारा बिक जाएगा मार्केट में, लेकिन अगर खराब हो गया तो क्या ब्रिटिशर्स लॉस बियर करेंगे, नहीं करेंगे। वो लोग साइड हट जाएंगे, फार्मर को उनका पैसा रिटर्न करने के लिए फोर्स करेंगे, जिसके लिए कि फार्मर के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, सुसाइड करना, और कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर फार्मर फंस जाता था। एक तो सब्सिस्टेंस क्रॉप लगाने नहीं देते थे, फोर्स करते थे, और फोर्स करेंगे, लॉस होगा तब बियर भी नहीं करेंगे, खाली प्रॉफिट होगा तब वो लोग हिस्सेदारी के लिए आ जाते थे। द फार्मर वेर आइदर ल्यूड और फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एक्सपोज्ड द सब्सिस्टेंस फार्मर टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। उसकी वजह से फार्मर को बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ता था, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप बहुत रिस्की होता है फॉर द मार्केट फॉर देयर ओन सब्सिस्टेंस। Switching from subsistence to cash crop raise credit need of the farmer, which lead to their perpetual indebtedness। इस वजह से वो ज्यादा और पैसा मार्केट से उठाने लगा, और उसके वजह से वो लाइफ टाइम इंडेप्टनेस होने लग गया उसको। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। कमर्शियलाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, कमर्शियलाइजेशन तो बल्कि इनफैक्ट अच्छा बात है, लेकिन ये जो फोर्स किया जाता था ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फार्मर के का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि वो कमर्शियल क्रॉप का रिस्क ले पाए,
लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स उसको फोर्स करते थे कि वो जानबूझकर जाए और कमर्शियल क्रॉप को लगाए। क्यों? क्योंकि फोर्स किया जाता था। अगर फोर्स नहीं किया जाता तो फार्मर को इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 3, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे, जो फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग कवर किए एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरे डिटेल में। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। मतलब आज का क्लास में मैं सोचा तो था कि 7 पॉइंट कवर कर दूंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हम 3 पॉइंट को कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा, वहां पर हम बाकी के 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।